नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मरकजी सेहत सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की हुई अहम मीटिंग। इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी सेहत को जनवरी के पहले हफ्ते में इजलास के लिए बुलाया। कोरोना केसेस, टीकाकारी और मरकज और रियासतों के तालमेल पर मांगी तफसीली रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म के सरबराह डॉक्टर RS शर्मा का बयान। कोविन ऐप पर 15 से 18 साल के बच्चे करवा सकेंगे रजिस्टर। 1 जनवरी से ऐसी सहूलत प्लेटफॉर्म पर रहेगी दस्तयाब। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में आपका जबरदस्त मुजाहिरा। आपने 35 सीटों में से 14 सीटों पर दर्ज की जीत। 5 सीटों पर आगे बीजेपी और कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटका। तेजस्वी सूर्या ने वापस लिया अपना बयान। मुसलमानों और ईसाइयों को मजहब तब्दील करने की दी थी सलाह। बेंगलुरु से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या। और आज मशहूर शायर मिर्जा गालिब का 224वां यौम विलादत अदबी हलकों में पेश किया जा रहा है खराज अकीदत। मुल्क भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद। मरकजी सेहत सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग खत्म हो गई। इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी सेहत को जनवरी के पहले हफ्ते में इजलास के लिए बुलाया है। जिन रियासतों में इंतखाबात होने हैं उसकी मुकम्मल रिपोर्ट के साथ मरकजी सेक्रेटरी सेहत को बुलाया गया है। 5 जनवरी के बाद अगली मीटिंग होगी। मीटिंग में केसेस, टीकाकारी और मरकज व रियासतों के तालमेल पर तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 15 ता 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोरोना से बचाव के लिए नई पेशरफ्त हुई है। 15 ता 18 साल के नौजवानों की टीकाकारी के लिए कोविन ऐप को लॉन्च किया गया। कोविन ऐप प्लेटफॉर्म के सरबराह RS शर्मा ने बताया कि 15 ता 18 साल के बच्चे टीकाकारी के लिए 1 जनवरी 2022 से ऐप के जरिए अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। तालिब इल्म आधार कार्ड न होने की सूरत में अपने स्कूल का ID कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 रोज पहले ही 15 ता 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से टीकाकारी का आगाज का ऐलान कर दिया था। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां आपने 35 सीटों में से 14 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 5 सीटों पर आगे चल रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए, दोनों कौमी पार्टियों के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल पंजाब में असेंबली इंतखाबात होने हैं और ऐसे में आपने यहां बेहतरीन मुजाहरा किया है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 18 सीटों पर जीत जरूरी है। तेजस्वी सूर्या ने अपना बयान वापस ले लिया है। मुसलमानों और ईसाइयों को मजहब तब्दील करने की तेजस्वी सूर्या ने सलाह दी थी। तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि मुस्लिम और ईसाइयों को हिंदू मजहब में वापसी कर लेनी चाहिए। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है। इस वक्त की अहम खबर, नीति आयोग की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। सेहत आम्मा पर नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में ये इंकशाफ हुआ है कि केरल तिब्बी सहूलियात के मामले में सर-ए-फहरिस्त है। यूपी इंतजामिया के बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने के दावों की कलई खुल गई है। हेल्थ इंडेक्स में यूपी का सेहत के शोबे में सबसे खराब मुजाहरा रहा है। तो बेहद अहम खबर, नीति आयोग की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि सेहत आम्मा यानी हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें केरल तिब्बी सहूलियात के मामले में सर-ए-फहरिस्त है। सेहत आम्मा पर नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में ये इंकशाफ हुआ है कि केरल तिब्बी सहूलियात के मामले में सर-ए-फहरिस्त है। यूपी इंतजामिया के बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने के दावे की कलई खुल गई है। हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का सेहत का शोबे में सबसे खराब मुजाहरा रहा है।
और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी रैली में। बेटा बेटी एक समान, हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। देखिए, सबसे ज्यादा तालियां हमारी बहनें बजा रही है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना कैरियर भी बना पाएगी। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है। मैं जरा चाहूंगा, देश के पंडितों से आग्रह करूंगा, जरा उन राज्यों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जरा देख लीजिए। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरंतर काम कर रही है। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। तीन जनवरी सोमवार से अभियान शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश इसमें भी शानदार काम करके दिखाएगा। देश को दिशा देने का काम हिमाचल करके रहेगा। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। ये सारे प्रयास हिमाचल के लोगों को सुरक्षा कवच तो देंगे ही, यहां के लिए जरूरी टूरिज्म सेक्टर को भी बचाने में और आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करेंगे। साथियों, हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर 2 विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की।
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, लोगों की बुनियादी सुविधा देने का काम हो, विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया। इसी पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जहां आज वो रियासत को कई सौगातें देने वाले हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अहम खबर एक और, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर 53 अर्जियां दायर की गई थी। ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर कल ही शिवराज सिंह हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात को मनसूख करने का फैसला किया था। ऐसे में सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर मरकूज थी। महाराष्ट्र असेंबली का सरमाई इजलास जारी है। अपोजिशन इजलास के पहले दिन से ही हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अपोजिशन असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज कर रहा है। बीजेपी अरकान असेंबली ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन, किसान, बदउनवानी मामलों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन में गई है कि एम्पिरिकल डाटा जब तक बनता नहीं तब तक चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, या जो राज्यों ने 50% के मर्यादा में कानून बनाया है उसे स्वीकारा जाए। जब महाराष्ट्र का मामला था तो केंद्र की सरकार खामोश बैठी थी। जैसे ही मध्य प्रदेश का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश एक राज्य के लिए नहीं होता। उस आदेश से पूरे देश के ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण है वो संकट में है। देर से क्यों नहीं, लेकिन केंद्र की सरकार जागी है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी सभी लोग यही चाहते हैं, जब तक एम्पिरिकल डाटा बन नहीं जाता जब तक चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, और नहीं तो 50% की मर्यादा में जो हमने कानून पारित किया है उसके तहत चुनाव हो, और निश्चित रूप से इस विषय को हम आगे लेके जाएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोविड के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर हुकूमत पूरी तरह अलर्ट है। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कई इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंबई में भी ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी जारी है। महाराष्ट्र काबीना वजीर असलम शेख से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने खास बातचीत की। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे बढ़े, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख जी। भाई, जिस तरह से देखा गया कि ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ रहे हैं, नंबर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और कोविड के भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, सरकार किस तरह से सब काबू पाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार इसको पहले से बड़ी गंभीरता से ली हुई है। जब हज़ारों के संख्या में केसेस यूरोप में आ रहे थे, अमेरिका में आ रहे थे, तभी हमने जो है SOP और गाइडलाइंस को कड़क किया था। अब जो है इसी को ध्यान में रखते नया साल आ रहा है, क्रिसमस अभी गया है, तो उसमें जो है हमने नई गाइडलाइंस लाई है। हमने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। हमने जहाँ जहाँ इवेंट होने वाले वहाँ पे संख्या बहुत कम कर दी है। शादी ब्याह के अंदर भी नंबर्स कम कर दिए हैं, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कंपलसरी जो है वो घर में क्वारंटीन 7 दिन रहने को कहा गया है। लेकिन इसी तरीके से केस अगर बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो है कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की भी आगे हम कदम उठा सकते हैं। होटल्स भी हम उनके लिए मुंबई शहर में चुनेंगे, ताकि जिसकी जितनी कैपेसिटी उस रेशियो से भी होटल्स हम करेंगे। लेकिन केसेस बढ़े तो बाहर से आने वाले जहाँ पे ओमिक्रॉन जैसे पेशेंट्स ज़्यादा हैं उनको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होने की भी चांसेस हैं। रूल रेगुलेशन अक्सर लोग तोड़ते हुए नजर आते हैं, भीड़ अभी भी बढ़ रही है, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ऐसा है कि ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, तो ऐसी वो शक्यता कम हो जाती है। और बाकी जगह पे कार्रवाई भी अपनी जगह पे चालू, लेकिन कार्रवाई इसका ये नहीं होता, इसका रिजल्ट नहीं है। लोगों को ये समझना है कि जो भी हम कर रहे हैं उनकी भला के लिए कर रहे हैं। हमें कोई पैसा कमाने के लिए सरकार इस तरीके के नियम नहीं ला रही। हम उनके बच्चों को और बाकी के समाज के लोगों को बचाने के लिए इस तरीके के हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। लास्ट एक आखिरी सवाल, किस तरह अपील करेंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी देखा गया है जहाँ पे जांच हुई, काफ़ी लोग इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पाए जा रहे हैं, तो किस तरह देखेंगे? ऐसा है कि जो विधानसभा के अंदर आते हैं उसीलिए उनके लिए RT-PCR कंपलसरी रखा गया है। RT-PCR होने के बाद भी सभागृह के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वक्त जो है लोग मास्क लगा के बैठे, ताकि लोगों में ये मैसेज अच्छे से जाए। और मुझे लगता है कि लोगों ने ये जवाबदारी खुद स्वीकारना चाहिए। वो किसी सरकार के लिए नहीं, वो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए और इस देश के लिए। इनका साफ तौर पर यह कहना था कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ और सिर्फ सरकार जो फाइन मारती है वो पैसे वसूलने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए। इसलिए सभी को अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना है।
मुंबई से अविनाश लोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में एफस्पा लागू रहेगा। एलजी का बयान सामने आया है, यहां हम एफस्पा मंसूख नहीं करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर एलजी की वजाहत। जम्मू में जेएनके रियल एस्टेट समिट में एलजी ने वजाहत की। तो जम्मू कश्मीर में एफस्पा लागू रहेगा, यहां हम एफस्पा मंसूख नहीं करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर एलजी की वजाहत। जम्मू में जेएनके रियल एस्टेट समिट में एलजी की वजाहत। वक्त एक ब्रेक का। लखनऊ में सीएम योगी की रिहाइशगाह पर साहबजादा दिवस मनाया गया। इस मौके पर सिखों की मजहबी रसूमात, कुर्बानी और कीर्तन का एहतमाम हुआ। सीएम योगी ने सिख कौम से खिताब करते हुए कहा कि सिखों ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने की नीयत से हमला करने वालों को मज़ा चखा दिया था और हिंदुस्तान को इस्लामी रंगो ढंग में ढालने वालों से लोहा लिया था। सीएम योगी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की सनातन धर्म जिंदा और इस्लाम फैलाने वालों का नामो निशान मिट गया है। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी तक एक शक्ति पुंज बनकर के, यानी भक्ति से शक्ति का एक अद्भुत संगम हम सबको कहीं देखने को मिलता है, तो वह भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम भारत की सिख परंपरा है। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं, और मैं तो कह सकता हूं कि गुरु नानक देव जी का समय कौन सा था जब बाबर के हमले भारत के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आते आते ये हमले भले ही तेज होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत का सिख इतिहास इस बात को कहता है, सिख कौम जहां कहीं भी है अपने पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत को गुलाम बनाने की मंशा और भारत को इस्लाम में बदलने की मंशा के साथ जो आए थे, आज उनका नामो निशान मिट गया है। हिंदुस्तान ने दुनिया को उर्दू जैसी अजीम ज़बान दी, तो उर्दू ने हमें गालिब दिया, जिनकी अजमत के सामने दुनिया अदब की बड़ी बड़ी अजमतें सिर झुकाती हैं। मीर और नज़ीर के वतन मालूफ अकबराबाद उर्फ आगरा से उभरने वाला ये सितारा जब दिल्ली में मकी हुआ तो देखते ही देखते आसमान सुखन पर छा गया। आज दुनियाए शेरो सुखन की अजीम शख्सियत मिर्ज़ा गालिब का 224वां यौम विलादत है। इस मौके पर खिराज तहसीन व अकीदत के तौर पर पेश है एक मुख्तसर सा गालिबनामा, जिसमें उर्दू के इस नाबग़े रोज़गार, फ़लसफ़ी शायर और बेहतरीन नस्र निगार की हस्ती का जायजा लेने की कोशिश की गई है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद में मिर्जा गालिब मिर्जा अब्दुल्ला बेग के घर पैदा हुए। फर्जंद का नाम असदुल्ला बेग रखा गया। असदुल्ला कम उम्र के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। चचा मिर्जा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की, मगर जल्द ही वो भी फोत हो गए। 13 बरस की उम्र में मिर्जा इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से उनकी शादी हो गई, जिसके बाद यह खानदान आगरा छोड़कर दिल्ली आन बसा। मगर माली मुश्किलात और गमों ने असदुल्ला बेग का पीछा न छोड़ा, जो पहले असद और अब गालिब के तखल्लुस से शेर कहने लगे थे। आज मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का 224वां यौम पैदाइश है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में वाक़ उनकी खस्ता हाल मज़ार पर हर साल अक़ीदत के चंद फूल चढ़ा दिए जाते हैं और आंखें मूंद कर फातिहा ख्वानी हो जाती है, लेकिन इस अजीम शायर के मज़ार की खस्ता हाली किसी को नज़र नहीं आती, ना ही इसकी मरम्मत की कोई कोशिश की जाती है।
हुकूमती सतह पर इसकी कोई खास देखरेख तक नहीं है। मजार की जालियां हैं कि टूट चुकी हैं। हजारों लोग इस जगह से रोजाना गुजरते हैं, लेकिन खस्ताहाली की वजह से उन्हें इस अजीम शायर का मजार नजर तक नहीं आता। सर, गालिब किसी कौम के शायर नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के शायर हैं। और अगर हमारी सरकार उर्दू की फ़रोग के लिए या गालिब की मशहूरी के लिए अगर कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहती या नहीं करती तो वो गलत है। अगर सरकार कुछ नहीं करना चाहती तो हम सब सिटीजन्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गालिब और उर्दू की फ़रोग के लिए कुछ अपने आप एफ़र्ट्स करें। बहुत से लोगों का, कुछ शायरों का ये मानना है कि अगर गालिब किसी इंग्लिश में लिखते, अगर इंग्लिश में शायरी करते तो आज इंग्लिश के वो सबसे बड़े शायर होते। और गालिब को उनके 224वें यौम पैदाइश पर पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको गालिब के दौर की वो चीजें दिखाते हैं जिन्हें गालिब ने पहना और इस्तेमाल किया। दिल्ली की गालिब एकेडमी में वाक़े गालिब म्यूजियम में गालिब के दौर का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। हमारे नामानिगार खुर्रम शहजाद ने इस म्यूजियम का जायजा लिया। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का 224वां यौम पैदाइश है और इस वक्त हम हैं गालिब एकेडमी के म्यूज़ियम में। अक्सर बात होती है गालिब इंस्टीट्यूट के म्यूज़ियम की, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गालिब एकेडमी में भी एक यूनिक म्यूज़ियम है। गालिब किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे और उनका जो वक्त था उस वक्त किस तरह का माहौल था, क्या चीज़ें थी, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये वो तस्वीरें हैं जो गालिब से मुताल्लिक़ हैं। गालिब कहाँ रहे, अलग अलग जगह किस तरीके से रहे, जैसे नवाब बख्श मारूफ का मकान का फाटक, वहाँ पर रहे। इसी तरीके से गली कासिम जान कैस की जो तस्वीर है नुक्कड़ वाली मस्जिद की, वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरीके से हकीम महमूद खां के मकान का फाटक, जहाँ 1857 में गालिब का क़याम चंद माह रहा था। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे बढ़कर जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को, गालिब आखिर क्या चीज़ें थी उस वक्त जो आमतौर से गालिब नोश फरमाते थे, वो खाते थे। तो आपको यहाँ पर सीख कबाब मिलेंगे, करेला उनको पसंद था, कोफ्ता, और इसी तरीके से गालिब के ज़माने का गिलास यहाँ पर है, पसंदें यहाँ पर मौजूद है। दही गालिब को पसंद थी, मुर्ग का सालन। और इसी तरीके से गालिब का अक्सर देखा होगा जो उस वक्त तक कटोरा था जो इस्तेमाल होता था हर चीज़ के लिए, वो उस ज़माने का कटोरा भी यहाँ पर है। और ये रोटी है, जो रोटी है वो बेसन की रोटी है, यानी कि गालिब बेसन की रोटी खाना पसंद करते थे। और इसी के साथ साथ बादाम गालिब खाते थे। और इसी तरीके से मिस्री के शौकीन थे, अंगूर, और ये अफ़गानी रोटी है वो खाते थे। और उस ज़माने में कैसा माहौल होता था, किस तरीके से बर्तन इस्तेमाल होते थे, क्रॉकरी, वो यहाँ पर है। लेकिन दिल्ली, क्योंकि आपको मालूम है कि 1857 का दौर गालिब ने देखा था, तो दिल्ली शहर का जो मुहासरा हुआ उससे पहले जो अंग्रेज़ों के ज़रिए से किया गया था, उससे पहले की ये तस्वीर है। और इसी तरीके से दिल्ली का कैसा नज़ारा होता था, लाल किले से दिल्ली किस तरीके से दिखती थी। अब जो 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का जो शहर है वो एक छोटा सा शहर हुआ करता है। ये तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ ये गालिब के ज़माने को कैसा कल्चर था, किस तरीके से लोग बैठते थे, किस तरह से रक्कासा रक़्स करती थी, ये तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ ये वो मलबूसात हैं जो उस ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। ये वो मलबूसात तो नहीं हैं जो गालिब खुद इस्तेमाल करते, लेकिन उस ज़माने में आप यहाँ पर ज़रूर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा इस म्यूज़ियम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो पुराने सिक्के, गालिब के खतूत, गालिब की तहरीरें, किस तरीके से उन्होंने ख़त लिखे, वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। पेंटिंग्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो गालिब के ज़माने में अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि गालिब के ज़माने का माहौल क्या था, उस वक्त किस तरीके से लोग काम करते थे, किस तरीके से रहते थे, जो पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, वो यहाँ पर आकर ज़रूर ताज़ा होंगी। कैमरामैन फिरोज़वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।